हेलो बच्चों, कैसे हो? चलेगा। आज एक नई वीडियो है, थोड़ी सी नई वीडियो इन द सेंस के जो रेगुलर बैच आपका चल रहा है वोकेबलरी का, उससे हट के है। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, तो उस क्वेश्चन को मैंने सोचा उसको वैसे डिस्कस करता। मैंने सोचा इसके माध्यम से मैं डिस्कस कर देता हूँ ताकि कुछ नए बच्चों को या जो अपने पुराने बच्चे हैं उनको भी पता चल पाए। ठीक है, तो ये एक ग्रामर का एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन है और इसके पीछे बहुत सारे कंसेप्ट भी होगा। लोग इसे किसी न किसी टॉपिक से कैटेगराइज करते हुए रिलेट करेंगे कि साहब उस टॉपिक का है, या मान लीजिएगा आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनमें से किसी टॉपिक का वो डिफाइन करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इंग्लिश को देखने का तरीका ये होना नहीं चाहिए। इंग्लिश को देखने का तरीका आपका ये होना चाहिए कि आपकी जो समझदारी है उसमें ये नहीं होना चाहिए कि नाउन की एरर है या एक प्रोनाउन की एरर है या ये कंडीशनल सेंटेंस की एरर है, कंजंक्शन की। आपको एक इंग्लिश अजीब सी दिखनी चाहिए वहाँ पर, मतलब क्वेश्चन आपको अनबैलेंस दिखना चाहिए। मतलब उसकी जो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग नेचर है वो वॉवली होनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, आपको एक समझदारी जो आप पूरी ग्रामर को पढ़ने और वोकैबुलरी को पढ़ने के बाद अपने अंदर रखते हो, उस समझदारी को इस्तेमाल करना होता है। तो एग्जाम से पहले पहले आप मेहनत करते हो और जब एग्जाम आता है तो बिल्कुल लाइट माइंड से आप एग्जाम में बैठते हो। वो जो आपकी पुरानी समझदारी होती है, मतलब जो अब तक आपने ऑब्जर्व किया होता है, वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है आपका। ठीक है, आपको वहाँ पे शो करना होता है। तो वो अचानक से नहीं होता, एकदम से क्वेश्चन नहीं दिखता आपको। तो आप पहले क्वेश्चन को देखिएगा, वो जो आपने जितना इंटेलिजेंस डेवलप किया है अपने अंदर, वो वहाँ पर यूज़ में आएगा। तो इससे आपको शायद जो मैं एरर आज सिखा रहा हूँ, या ये पहले नंबर पे मैं इस एरर को बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके और भी डिस्कस होती रहेंगी एक एक करके। तो हम इस क्वेश्चन को ले रहे हैं और इस क्वेश्चन को आपका देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए, शायद वो आपको कुछ पता चले। तो आप मेरे साथ इसको सीखिएगा। ठीक है, चलो कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। स्टेनो की बात करूं तो 10 क्वेश्चन आते हैं। सीजीएल की बात करूं तो तमाम आते हैं। बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिसमें आते ही रहते हैं। तो बच्चा क्या कहता है, वो वाले क्वेश्चन नहीं होते एरर वाले। वो कैसे हो जाएंगे भैया तुमसे? तुम्हें इंग्लिश ही नहीं आती है, तुम्हें ग्रामर ही नहीं आती है, तो वो हो कैसे सकते हैं? तुम्हें समझदारी नहीं आती, तुम्हें वोकैबुलरी नहीं आती। अब एक बात बताओ आप मुझे कि जिसे इसकी हिंदी नहीं पता होगी, इज की, वो कैसे पता करेगा इसका मतलब क्या है? जिसको प्ले का नहीं पता वो कैसे पता करेगा? भाई ये वोकैबुलरी तो है। बस तुम्हें ऐसा लगता है कि प्ले तो हम पहले से जानते आए, हमें तो इसका पता ही। तो ये वोकैबुलरी नहीं हुई, तुम जानते आए हो। तो ये वोकैबुलरी नहीं हुई कि तुम्हें पता है। तो भैया वोकैबुलरी है, कुछ वर्ड तुम्हें पता होते हैं तो तुम उसे वोकैबुलरी नहीं मानते, जो नहीं पता होते उसे वोकैबुलरी मानते हो। सब पता होना चाहिए ना फिर। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सेंटेंस में वोकैबुलरी है, क्योंकि अगर वर्ड हटा दूं तो ये सेंटेंस ही नहीं है। सेंटेंस नहीं है तो अरेंजमेंट कैसे होगा? ग्रामर जो होती है वो आपका अरेंजमेंट होता है शब्दों को किस तरह से व्यवस्थित किया गया है ताकि आपका जो एग्जैक्ट आइडिया है वो कन्वे हो पाए सामने वाले तक, जो आप सोच रहे हो वो पहुंच पाए। तो वो अरेंजिंग जो आपका जो एरे है उसको हम ग्रामर कह देते हैं। तो इस क्वेश्चन पर आते हैं। पहले सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करो तो आपको पता है इसमें ये देखना होता है कि आपका पूरा क्वेश्चन में किस पार्ट की वजह से सेंटेंस अपना मीनिंग नहीं दे पा रहा, मतलब आइडिया उसका वो नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पूरा सेंटेंस को तसल्ली से पढ़ना चाहिए। पहले आप पढ़िएगा सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ये आपको पता होगा सचिन तेंदुलकर क्या है। इसके दोनों टी और एस कैपिटल में है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले अब आप आर्टिकल नहीं लगाते, नहीं लगा आर्टिकल, लेकिन प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल लग भी जाता है जब वो प्रॉपर नाउन कॉमन की तरह ट्रीट हो रहा हो। जैसे सचिन बहुत सारे हैं, जैसे हमारे गाँव का सचिन, तो हमारे गाँव का सचिन जैसे आपने स्पेसिफिक कर दिया ना हमारे गाँव का सचिन, तो वो सचिन स्पेसिफिक हो जाएगा। तो फिर आप आर्टिकल देना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप आर्टिकल ही दोगे तो एक तरफ तो आप कह रहे होगे हमारे गाँव का, एक तरफ सचिन कह रहे हो। तो सचिन जब हम कह रहे होंगे तो हमारा दिमाग तो सचिन तेंदुलकर पे भी जा सकता है, और तुम अपने गांव का कह रहे हो, तो ये उलझन पैदा होगी सेंटेंस में। तो जब आप अपने गांव का कह रहे होगे तो आप सचिन से पहले आ सचिन लगाइएगा, या स्पेसिफिक बनाने के लिए दा सचिन लगाइएगा। तो वो प्रॉपर नाउन से पहले भी आपका आर्टिकल लग सकता है जब आप उस प्रॉपर नाउन को कॉमन सेंस में दिखाना चाह रहे हो, मतलब ऐसे बहुत सारे सचिन हो तब।
लेकिन चूंकि सचिन तेंदुलकर की बात करिए, तेंदुलकर हम समझ गए कि एक ही है, वो ही समझ में आ रहा है, तो हमें इसे स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। जब इसे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है तो इसके दोनों लेटर हमने शुरू वाले कैपिटल में लिख दिए। ये कैपिटल में लिखना ही एक स्पेसिफिकेशन है। ये कह रहा है कि भाई साहब ये वही वाला सचिन है। चलो सचिन तेंदुलकर, आगे बढ़े हम, क्योंकि एक वचन है यानी कि सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर के हिसाब से आपकी इज आ गई, प्लेइंग इस हेल्पिंग वर्ब आ गई। अच्छा आगे एकदम से मैं बढ़ गया, सचिन तेंदुलकर इज प्लेइंग मोर देन 150 टेस्ट मैचेस सिंस 1987, नो एरर। ये जो आपका 1987 है बच्चों, ये टाइम है, ये टाइम है। तो अगर ये टाइम, इस टाइम का एक नाम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब उस जो समय की एक लाइन चलती आ रही बहुत टाइम से, उस टाइम लाइन में ये 1987 उस बिंदु का नाम है, बिंदु का नाम है। तो नाम तो हुआ, तो ये एक नेम हो गया, टाइम का नेम हो गया। जब टाइम का नेम हो गया तो ये नाउन हो गया। अगर ये नाउन हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, इससे पहले ये प्रपोजिशन है, ऑब्वियस सी बात है ये प्रपोजिशन है। कैसे लिंक हो रहा है, ये नाउन है, मैचेस ईएस, एस किस में लगता है भाई, एस या ईएस किस में लगता है, नाउन में। ये मैं अपने रेगुलर बैचेज में बच्चों को पढ़ाता हूँ, ग्रामर का जो मेरा बैच होता है उसमें मैं बताता हूँ, तो आपको भी पता होना चाहिए, होगा भी शायद। तो ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये दोनों नाउन एक साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि इसका कोई भी ऐसा ना तो इसे एडजेक्टिव मान सकते, इस नाउन को हम ना तो एडजेक्टिव मान सकते, और इस नाउन को हमें इसके सेंस में, यानी कि ये जो टेस्ट है ये एडजेक्टिव ये है, तो ये नाउन हो गया। तो इस वाले नाउन को और इस वाले नाउन को मुझे जोड़ना है। तो ऐसा नाउन जो किसी दूसरे नाउन या दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेट कर पाए, जो संबंध दिखाए, तो उसे संबंध सूचक शब्द कह देते हैं। और संबंध सूचक शब्द है यहां पर सिंस, और संबंध सूचक शब्द को ही हम प्रपोजिशन कह देते हैं बच्चों। क्या कह देते हैं, प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन ये हो गया आपका, यानी कि ये सिंस जो है यहां पर प्रपोजिशन है, पहली बात। हालांकि सिंस कई और काम भी करती है, सिंस एक काम कंजंक्शन का भी करता है। सिंस जो काम करता है बच्चों वो कंजंक्शन का भी करता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत, मतलब ये डिटेल मैं अपनी ग्रामर वाले चैप्टर में, ग्रामर के जो टेंस वाला चैप्टर है या कंजंक्शन वाला चैप्टर है उसमें डील करता हूँ। हालांकि यहाँ क्वेश्चन को कर रहे हैं हम, ये कुछ मेरे पुराने बच्चे उन्हें पता होगा शायद। तो ये कंजंक्शन भी होता है और प्रपोजिशन भी होता है। जब ये प्रपोजिशन है तब उस स्थिति में सिंस और 1987 एक तरह का प्रपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज बनी। फ्रेज का मतलब होता है बेटा शब्दों का वो समूह जो एक पर्टिकुलर आइडिया को कन्वे करा पाए, लेकिन उसमें कहीं पर भी आपको पूरा आइडिया यानी कि पूरा सेंटेंस ना दिखाई दे। तो ये प्रपोजिशन प्लस नाउन हो गया। प्रपोजिशन प्लस नाउन जो होते हैं बच्चों वो क्या बनाते हैं, वो एक फ्रेज बनाते हैं, वो एक फ्रेज बनाते हैं। और ये फ्रेज हमेशा सिर्फ दो प्रकार की होती है। क्या होती है, या तो होती है एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, या होती है बच्चों एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, ये दो ही काम कर सकती है, दो ही काम करेगी। अब ये सिंस 1987 जो है, ये जो एक फ्रेज बन रही है, ये समय को बताने वाली फ्रेज है। समय यानी कि आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये प्रपोजिशन मैंने प्रूफ कर दिया, प्रपोजिशन है। अच्छा, अब ये प्रपोजिशन है अगर, तो प्रपोजिशन जो है ये किस टाइप की प्रपोजिशन है। अगर आपकी कोई भी टाइमलाइन चलती आ रही है, मान लीजिएगा यहां पर आप हो, प्रेजेंट है आपका, ये आपका प्रेजेंट है, ठीक है, आप यहां पर खड़े हो, तो अगर कोई भी एक्शन पास्ट में, यानी कि पास्ट में किसी भी पॉइंट से अगर शुरू हुआ है, ठीक है, और उस पॉइंट से वो इधर की तरफ, आपके प्रेजेंट की तरफ या फिर आगे फ्यूचर की तरफ जा ही रहा है, तो ये जो एक्शन यहां से शुरू हुआ है, इसकी शुरुआत यानी कि इसके सोर्स को दिखाने के लिए, इसकी इनिशियल पॉइंट को दिखाने के लिए आप जो प्रपोजिशन यूज करते हो, उस प्रपोजिशन का नाम है बच्चों सिंस। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये टाइम लाइन है तो टाइम जरूर दिया होगा यहां पर, तो सिंस के बाद टाइम आपने दे दिया। ठीक है, सिंस के बाद आप टाइम आ गया। अब ये कोई एक्शन है जो यहां से, मान लीजिएगा ये पॉइंट ऑफ टाइम का नाम है 1987 यानी कि 1987। ये एडवर्ब है क्योंकि ये समय को बता रहा, कब से,
ये बता रहा है। अच्छा, सिंस का मतलब है सोर्स, तो सोर्स को बता रहा, वहां से चीज जनरेट हुई है, वो एक्शन वहां से शुरू हुआ है, सिंस से शुरू हो गया एक्शन। जब सिंस से एक्शन शुरू हुआ है और वहां से एक्शन शुरू होते होते आगे जहां जाना है उसका हम ही नहीं देख रहे, हम इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो ये जो एक्शन शुरू हुआ होगा इसके शुरुआती पॉइंट को ये बता रहा, तो एक्शन की यानी कि वर्ब की जो डिटेल दे रहा है समय के रूप में, वो एडवर्ब होगा। क्योंकि आपको पता है एक्शन कब हुआ, एक्शन कहां हुआ, एक्शन क्यों हुआ, एक्शन किसके लिए, मतलब रीजन क्या है, पहली चीज कितनी बार हुआ, रीजन क्या है, कहां हुआ, कब हुआ, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ मैनी टाइम्स, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ये जितने भी आपके तरीके होते हैं वो सारे एडवर्ब होते हैं। आप उस एक्शन की इन खूबियों को बताते हो कि एक्शन कब हुआ, एक्शन क्यों हुआ, एक्शन कहां हुआ, एक्शन कितनी बार हुआ। तो ये जो आपकी चार खूबियां होती हैं यानी कि एक्शन को बताने वाली, उन्हें एडवर्ब कहा जाता है। और उस एडवर्ब में एक्शन कब से हुआ है यानी कि कब शुरू हुआ था, तो ये वाला जो पॉइंट है एक्शन के पॉइंट, यानी कि ये पूरा आपका एक फ्रेज बन के आया, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं बनेगा, क्या बन गया, ये एडवर्ब फ्रेज। तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गया पहली चीज, सिंस 1987 चलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है 1987 पुराना टाइम है, तो एक्शन जो है उस टाइम से आपका चलता शुरू हुआ होगा। अच्छा, एक्शन शुरू हो गया होगा तो चलता आ रहा होगा, शुरू हो गया चलता आ रहा है। चलिए चलिए, प्रेजेंट में आप खड़े हो, आप यहां पे खड़े हो, मैं यहां पे खड़ा, एक्शन चलता आ रहा है। ये जो आईएनजी यहां पर हमने यूज किया है, ठीक है, आईएनजी का एक थोड़ा सा मैं मतलब बता दूं आपको बच्चों कि अगर मैं आईएनजी की बात करूं तो आईएनजी अगर किसी भी सेंटेंस वर्ब में हम वी आईएनजी की बात करें तो वी आईएनजी का मतलब होता है कोई भी एक्शन जो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट एक्शन को मैं वी आईएनजी से कह दूंगा। अगर मैं V1 लेता हूं तो यह एक्शन इंडेफिनिट होगा। अगर मैं V2 लेता हूं ये भी एक्शन इंडेफिनिट होगा क्योंकि पास्ट का एक्शन है। और अगर मैं V3 लेता हूं यानी कि क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो ये एक्शन कंप्लीट होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर कोई, अब आपने क्या देखा, ये प्ले आ रहा है, प्ले एक्शन शुरू हो गया है। अच्छा, एक बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर आपने इज यूज कर रखा है और प्लेइंग यूज कर रखा है तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एक्शन शुरू हो गया है और कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब कोई एक्शन शुरू हो गया और कंप्लीट नहीं हुआ। मान लीजिए ये एक्शन है, ये शुरू हो गया और चलता जा रहा, अभी कंप्लीट नहीं दिखा रहे, तो इसमें हम आईएनजी लगा देंगे एक्शन में। अच्छा, दूसरी बात, ये क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है कि एक्शन समय की लाइन पर प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में। तो ये जो आपकी इस प्रपोजिशन क्या नाम है, आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये हेल्प क्या करती है, इसका नाम हेल्पिंग वर्ब ही क्यों है, इसका नाम हेल्पिंग वर्ब इसलिए है क्योंकि ये इस वाले एक्शन को किस वक्त में, ये एक्शन हो किस वक्त में रहा है, ये इस बात की हेल्प कर रही है। तो इसकी हेल्प से ही इसका नाम, इसका हेल्पिंग वर्ब हमने रखा। तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपके टाइम को बताती है। याद रखना, एक्शन का टाइम कब का है, ये एक्शन को बता रही है एक्शन किस प्रकार का है, एक्शन आपका कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, पूरा हो गया कि अधूरा है। तो अच्छा, एक्शन कोई शुरू हो गया तो कभी पूरा होगा। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आई एम प्लेइंग, मैंने कहा आई एम प्लेइंग और मैंने कहा आई हैव प्लेड, तो इनमें अंतर यह है बच्चों कि ये वाला एक्शन कंप्लीट हो गया और ये एक्शन अभी चल रहा है। कुछ वक्त बाद, शायद 2 मिनट बाद मैं इस काम को पूरा कर लूंगा। जिस वक्त मैं इस काम को पूरा कर चुका हूं सेंटेंस ये लिखने लगूंगा मैं। तो याद रखना, ये उस वक्त की अवस्था है, उस वक्त तक की अवस्था है जब एक्शन अभी प्रोसेस में है। जैसे एक्शन पूरा होगा मैं इस सेंटेंस को लिखने लगूंगा। जैसे ही काम, प्ले वाला काम पूरा होगा मैं ऐसे ही लिखने लगूंगा। ये बात ध्यान रखना। फिर से सुन लो, अगर मैंने कहा आई एम प्लेइंग और आई हैव प्लेड, इसका मतलब यह हुआ कि मैं हूं खेल रहा। अगर आप एक बात बताइएगा, अगर आपने एम हटा दिया यहां से तो आप बता पाओगे कि किस समय में वो खेल रहा है? नहीं बता सकते आप। अगर आपने यहां वॉज लगा दिया तो बता पाओगे आप पास्ट की घटना है। अगर आपने एम लगा दिया तो ये कहना चाह रहे हो कि स्पीकर जिस टाइम पे बात कर रहा है उस टाइम पे वो एक्शन चल रहा है।
स्पीकर के टाइम का घटित, स्पीकर जिस वक्त कोई बात बता रहा है अगर वो एक्शन उसी वक्त मौजूद है, चल रहा है, तो वो स्पीकर इस तरह की हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा। तो आई एम प्लेइंग। अच्छा, अगर ये प्ले करने वाला मैंने काम पूरा कर दिया, मान लीजिएगा मैं खेल रहा हूं, उसके बाद खेल चुका, तो मैंने जैसे खेलना बंद किया है ना, तो खेलना बंद किया का मतलब क्या होगा कि मान लीजिएगा मैं इस टाइम पे खड़ा हूं, ये टाइम लाइन है, मैं यहां खड़ा हूं, इस टाइम लाइन को मैंने प्रेजेंट कहा और इससे पहले मैंने पास्ट कहा, इसके बाद मैंने फ्यूचर कहा। तो ये बात आप इस तरह से ध्यान रखिएगा कि अगर मैं खेल रहा हूं और जब मैं ये कहता हूं कि मैंने खेल लिया, तो जब मैं खेल लिया कहता हूं, मैं खेल चुका हूं कहता हूं, तो इसका मतलब ये होता है उस अवस्था में कहता हूं जब मैं प्रेजेंट में खड़ा हूं, उसी अवस्था में तो कहता हूं, मैं कहता हूं मैं खेल रहा था, मान लीजिए मैंने 2 घंटे पहले कोई चीज खेलनी शुरू करी और मैं खेल रहा था, खेल रहा हूं, खेल चुका हूं। तो जब मैं खेल चुका हूं तो वो एक्शन शुरू कब से हुआ था? वो पीछे से ही शुरू हुआ होगा, तभी तो मैं अब चुका मैं आया हूं, मतलब प्रेजेंट स्टेट में आया हूं। तो याद रखना, जब भी आप पीछे का एक्शन यहां पे कंप्लीट करोगे तो आपका पास्ट और प्रेजेंट दोनों इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि इससे शुरू करके यहां खत्म दिखाओगे आप। तो ये वाला सेंटेंस में इसी वजह से हैव फर्स्ट फॉर्म होती है हैव की, और ये थर्ड फॉर्म होती है, मतलब वक्त पूरा जो हो चुका है उस कंप्लीट टेंस में। तो इसलिए दोनों टेंस यूज करने पड़ते हैं यहां पर, याद रखिए पहली चीज। तो ये तो बात हुई है। अब आई एम प्लेइंग, आई हैव प्लेड, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल चुका हूं। अगर ये एक्शन पूरा हो जाए तो उस वक्त बंदा इस तरह से अपनी बात कहेगा, ठीक है, जब ये काम पूरा हो चुका। अब आपको एक चीज समझ में आई कि V3 जो है, क्रिया की जो थर्ड फॉर्म है, वो ये दिखाती है कि एक्शन पूरा हो चुका है। अच्छा, क्रिया की जो ING फॉर्म है वो ये दिखाती है कि एक्शन अभी चल रहा है। ये वाली बात आप इधर लागू कीजिएगा। अच्छा, कुछ बच्चों ने क्या सोचा होगा इस एरर में, उन्होंने जैसे सिंस देखा होगा, उन्होंने इस सेंटेंस में कुछ इस तरह से करेक्शन किया होगा कि साहब इसको हम कर दे रहे हैं हैज बीन प्लेइंग, इसे हम यूं कर दे रहे हैं, वो इन्होंने यूं कर दिया होगा, ऐसे ही हो जाता है। तो बच्चों ये हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा किस अवस्था में। आप मुझे एक बात बताइएगा, इस प्ले का ऑब्जेक्ट क्या है? इस प्ले का ऑब्जेक्ट है मोर, किससे ज्यादा? 150 टेस्ट से ज्यादा, 150 टेस्ट से ज्यादा, मोर देन 150 मतलब 150 टेस्ट, ठीक है, 150 टेस्ट मतलब टेस्ट मैचेस की बात हो रही है, पूरा 150 टेस्ट मैचेस यहां तक की बात हो रही है बच्चों, ठीक है, ये 150 टेस्ट मैचेस, ठीक है। अब टेस्ट मैच इज, ये इस देन से ज्यादा अगर दिखाना चाहता हूं तो हो सकता है 151 हो सकता है 152 हो सकता है 153 हो, 154 ये टेस्ट मैचेस हो सकते हैं। अच्छा, जब सचिन खेल रहा है तो सचिन ने अगर 1987 से खेलना शुरू करा है, मान लीजिएगा ये टाइम लाइन हुई आपकी और ये सिचुएशन आपकी प्रेजेंट है, और टाइम लाइन में 1987 आपने ये पॉइंट दिखा दिया, यहां से उसने खेलना चालू करा, वो खेलता जा रहा है, ठीक है। जब वो कह रहा है कि वो मोर देन 150 टेस्ट मैचेस है, मोर देन 150 टेस्ट मैच का, मान लीजिएगा मैंने 153 ले लिए, मान लीजिएगा उसने 153 टेस्ट मैचेस खेले, मान लीजिएगा, या मान लीजिएगा वो 150 160 मैचेस खेल की बात कर रहा है, तो उसने 160 मैचेस जो खेले होंगे, जिस अवस्था में वो बता रहा है इस बात को, तो 160 मैचेस का मतलब हो गया कि आपने 160 यानी कि मान लीजिएगा यहां पर आपने पहुंच गया, ठीक है। अब वो जब यहां पर पहुंच गए तो 160 मैचेस का ये मतलब हुआ कि 160 मैचेस वो कंप्लीट कर चुका होगा। भाई मैं आपसे कहूं कि मोर देन का मतलब है 150 से ज्यादा, मान लीजिएगा 160 मैचेस वो खेल रहा है, मान लीजिएगा अगर मीनिंग के हिसाब से जाए तो वो 160 मैचेस खेल कैसे रहा हो सकता है? क्या 160 मैचेस आप एक साथ खेल रहे हो सकते हो? भाई आप ये तो कह सकते हो कि मैं मैच खेल रहा हूं, मैच तो खेल रहे हो सकते हो, लेकिन ये जो आपका इतना हिस्सा है ना मोर देन यानी कि 160 अगर मैं मान के चलूं तो ये आपका रिजल्ट है कि आप इतने मैच से ज्यादा खेल चुके हो, मतलब आपने इतने मैच खेल लिए ही होंगे, ये कंप्लीट कर लिया आपने इतने मैचेस। जब आपने इतने मैचेस कंप्लीट कर लिए हैं तो कंप्लीशन को शो करने के लिए आप क्या दिखाओगे वर्ब में? आप दिखाओगे प्लेड। आप वर्ब कैसी दिखाओगे? प्लेड। और जब आप वर्ब प्लेड दिखाओगे और सचिन तेंदुलकर है इसको करने वाला यानी करता, और क्रिया आपने थर्ड फॉर्म में दिखाई,
और अगर आपने यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं चेंज की तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब इसके साथ मिलकर इसे एडजेक्टिव बना लेगी। तो आपको इसे एक्टिव से मतलब पैसिव सेंटेंस ना ट्रीट करते हुए ये पैसिव बन जाएगा। फिर तो पैसिव ट्रीट ना करते हुए फिर आपको इसे बैलेंस करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, हैज। तो एक्चुअल में जो आपकी एरर है वो होगी इस वाले हिस्से में, मतलब हैज लगा के आईएनजी लगाकर प्लेड कर लेना आप, मतलब आईएनजी हटा के प्लेड कर लेना आप। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर ये ना दिया होता, मतलब मोर देन 150 टेस्ट मैचेस ना दिया होता, तो एक बार को ये चीज सही थी। 1987 से उसने खेलना शुरू करा होगा और भाई साहब वो खेलता आ रहा होगा, वो खेलता जा रहा होगा, जितना भी खेलेगा वो खेल चुका। अच्छा एक बात और है कि ये कह देना कि वो 150 मैचेस से ज्यादा खेल रहा है। 150 से ज्यादा कैसे खेल रहा हो सकता है? 150 से ज्यादा खेल चुका हो सकता है भाई। जब आप कह रहे हो कि वो 150 से ज्यादा खेल रहा है तो इसका मतलब 150 तो 100% उसने पूरे कर ही लिए हैं। अच्छा जब आप अगर मान लीजिए 160 भी बता रहे हो तो 160 भी पूरा कर लिया होगा उसने, या तो फिर बोलो आपके 160वां खेल रहा है, 160वां वो टेस्ट मैच खेल रहा है, तो फिर आप ऐसी बात करो। वाह बोलो आप 160वां 160, तो आप वो बोल नहीं रहे हो, आप पूरे 160 बोल रहे हो। तो ये एक रिजल्ट है आपका, आपके इस एक्शन का जो प्लेइंग लिखा था उसका रिजल्ट है। और रिजल्ट कब आता है? जब कोई चीज पूरी हो जाती है। जब कोई चीज पूरी हो जाती है तब रिजल्ट आता है। जब पूरी हो गई तो आपने वर्ब क्यों इनकम्प्लीट दिखा रखी है, तो आप वर्ब भी कंप्लीट दिखाओ। तो आप क्या करते हो, वर्ब को कंप्लीट दिखाओगे फिर, और कंप्लीट दिखाने के बाद आप हैज प्लेड करोगे। हाँ अगर ये ना होता, मान लीजिएगा ऐसे होता कि सचिन तेंदुलकर इज प्लेइंग टेस्ट मैचेस सिंस 1987, मतलब 150 ना होता, मोर देन 150 ना होता, तो फिर वो रिजल्ट नहीं होता। वो टेस्ट मैचेस खेल रहा है, टेस्ट मैचेस कोई रिजल्ट नहीं है। टेस्ट मैचेस 10 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, करोड़ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो रिजल्ट नहीं है। तो वो एक पूरा प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस में दिखाते फिर वो लगातारी में चल रहा होता, और वो जब लगातारी में चल रहा होता तो उस वक्त आप इसे हैज बीन प्लेइंग करते। क्योंकि हैज बीन प्लेइंग का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं बच्चों। जैसे कि मान लीजिएगा ये टाइमलाइन है आपकी, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट है। टाइमलाइन में आपने क्या किया, जैसे कोई 1987 से आपने चीज शुरू करी, यहां से शुरू कर दी। अब आप जैसे ये कह रहे हैं, मान लीजिए मैं कोई चीज लिख के एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, या आई की जगह सचिन ही लिख देता हूं मैं ताकि आपको बिल्कुल रिलेट कर पाओ। सचिन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1987। ये मैंने वैसे ही एक आंकड़ा ले लिया। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि सचिन 1987 से खेल रहा है, सचिन ने 1987 में खेलना शुरू करा, खेल रहा है। अच्छा वो प्लेइंग अवस्था में है, यानी कि अभी कंटिन्यूअस है, एक्शन चल रहा है। जब एक्शन चलता रहेगा तो चलता ही रहेगा। तो फिर आपने ये थर्ड फॉर्म क्यों दी है? फिर थर्ड फॉर्म इसलिए दी है कि मान लीजिए कोई भी अवस्था आपने चलती आ रही है और यहां पर आपने पॉइंट कर दिया, तो यहां तक की अवस्था तो पूरी हो चुकी होगी ना। मान लीजिए सचिन 20 साल से खेल रहा है, या सचिन 40 साल से खेल रहा है, ज्यादा हो गया, या मान लीजिए 35 साल से खेल रहा है, 30 साल से सचिन खेल रहा है, 30 साल से खेल रहा है सचिन, तो 25 तो खेल चुका है ना। अच्छा 30 साल से खेल रहा है तो 29 तो खेल चुका है ना। तो 29 को दिखाने के लिए आपको 29 तो कंप्लीट दिखाने पड़ेंगे ना। तो कंप्लीट दिखाने के लिए आप एक क्रिया यहां पर थर्ड फॉर्म में जरूर दिखाओगे, क्योंकि थर्ड फॉर्म की क्रियाएं कंप्लीट एक्शन दिखाती हैं। अब आप इसको थर्ड फॉर्म में तो बना नहीं सकते थे, क्योंकि अगर आप इसको बना देते तो फिर वो खेल चुका होता, कोई भी चीज वो पूरा उसका एक्शन कंप्लीट हो चुका होता। अच्छा एक चीज और है, तो आपने क्या करा, ये थर्ड फॉर्म आपने किस चीज में लगाई, और आपके लिए इसी की एक क्रिया काम आती है, बी की फॉर्म इसी में काम आ जाती है कि आप उससे सेंटेंस को बैलेंस कर सकते हो। तो आपने क्या किया, बी की फॉर्म में आपने थर्ड फॉर्म लगा के और आपने सेंटेंस को बैलेंस कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इतना सेंटेंस देखें तो सचिन हो चुका है, इतने की बात करूं मैं तो सचिन हो चुका है। कैसा हो चुका है सचिन? खेलता हुआ सा,
खेलता हुआ सा हो चुका है सचिन। कब से? 1987 से। अगर आप इस पॉइंट पे बात करोगे तब भी बात बैलेंस होगी, इस पॉइंट पे बात करोगे तब भी बात बैलेंस होगी, इस पॉइंट पे बात करोगे तब भी बैलेंस होगी, और यहां बात कर रहे हो तब भी बैलेंस होगी, और उसके बाद भी बैलेंस रहेगी हमेशा। देखिएगा, आपको छोटी सी बात बताऊं, इस सेंटेंस का यह मतलब है कि अगर मैं सेंटेंस ऐसे लिख दूं, हैज बीन की जगह बेटा हैज प्लेड लिख दूं, तो सेंटेंस अभी भी वही मीनिंग दे रहा है। सचिन 1987 से खेल रहा है, और अगर हैज प्लेड लिख देता हूं तो इसका मतलब है सचिन 1987 से क्रिकेट खेल चुका है। इसका मतलब यह हो कि सचिन 1987 से क्रिकेट खेल चुका है, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सचिन अब नहीं खेलेगा, वो अब भी खेल रहा हो सकता है। तो दोनों सेंटेंस का एक ही मीनिंग है, लेकिन लगते अलग अलग है। तो इंग्लिश में आप बेटा समझा करो चीजों को। मैं फिर से आपको एक जनरलाइज कर देता हूं बात को। आपका सेंटेंस था सचिन तेंदुलकर इज प्लेइंग मोर देन 150 टेस्ट मैचेस इन 1987। सचिन 1987 से खेल रहा है 150 टेस्ट मैचेस से ज्यादा। वो 150 टेस्ट मैचेस से ज्यादा खेल रहा है, इसका मतलब हो गया वो 150 टेस्ट मैचेस से 160 हो सकते हैं, 170 हो सकते हैं, 151 हो सकते हैं। ज्यादा की बात करी ना तो संख्या 150 से ज्यादा क्या हो सकता है? 151 हो चुका है ना, या 152 होगा। तो ये टेस्ट मैचेस तो वो खेल रहा नहीं सकता। आप लगातार 151 खेल सकते हो? 151 टेस्ट मैचेस नहीं खेल सकते ना आप। वो नंबर है 1 2 3, वो रिजल्ट है आपके, वो आपका कंप्लीशन है। तो वो कंप्लीशन है, अगर ये इस प्लेइंग का ऑब्जेक्ट इस कंप्लीशन यानी कि रिजल्ट को शो कर रहा है, तो फिर ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाना पड़ेगा। फिर से सुन लीजिएगा आप, अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें सिंस या फॉर दिया हो और आपका यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट की आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, तो आप ये चीज जरूर देखिएगा कि अगर उसका रिजल्ट दे रखा है, मतलब कितना खेल चुका। मैं क्वेश्चन आप लिख दूंगा ऐसे, मैं ग्रामर वाले अपने बैच में पढ़ाता हूं ये, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले आपको तो आप मुझे भेजिएगा व्हाट्सएप करके या कैसे भी। तो आप अगर यहां रिजल्ट दे दिया तो ये फिर परफेक्ट में आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर यहां रिजल्ट ना हो तो ये परफेक्ट में भी सही है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सही है, मतलब प्रेजेंट के। तो ये दोनों अवस्था में सही है, ये बात ध्यान रखना। इसको लेकर और थोड़ा सा कंसेप्ट और भी है आगे अभी, लेकिन वो अगले किसी क्वेश्चन में मैं डील कर लूंगा। जैसे स्टैटिक वर्ब को लेकर, स्टैटिक वर्ब का थोड़ा सा मसला अलग हो जाता है, वो हम आगे डील करेंगे। हालांकि वो ग्रामर के बैच में डील कर लूंगा मैं, लेकिन चूंकि यहाँ सिर्फ क्वेश्चन की बात चल रही है, जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मैं ये उम्मीद रख रहा हूँ कि आपने ग्रामर पढ़ रखी है। बस जो बच्चे पढ़ रखी होती है उनको समझाना आसान हो जाता है, लेकिन बैच पूरा जो रेगुलर बैच होता है उसमें अलग ही एक बात हो जाती है, उसमें अच्छे से शुरू से डील किया जाता है। लेकिन अभी मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये छोटी छोटी बातें, टेंस क्या होते हैं, ये सब बातें आपको आती हैं। उसके बाद मैंने ये चीज़ें उठाई हैं। आपको आती होगी फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं, आपको आती होगी फ्रेजेस क्या होती हैं, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है, एडवर्ब फ्रेज क्या होती है, एडवर्ब फ्रेज प्रपोजिशन से क्यों बनती है, ये शायद आपको आती होंगी। तो मैं वो मानते हुए आई एम कंसिडरिंग ऑल दैट थिंग, यू नो, सो तो वो चीज को आप मैं ध्यान में रखते हुए आपको ये क्वेश्चन डील कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ बच्चों कि इज प्लेइंग की जगह हैज प्लेड, तो आपका आंसर होगा ए में, आंसर हो गया हैज प्लेड। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाएं तो आप ये ध्यान रखना, रिजल्ट अगर दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। अगर रिजल्ट नहीं दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में या प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, दोनों बन सकता है। फिर उसके बाद भी एक छोटा सा कंसेप्ट और है कि अगर ये वर्ब स्टैटिक हो जाए, जैसे कि कोई नो है, KNOW, नो हो गई या फील हो गई, बहुत स्टैटिक वर्ब आ जाती है यहां पर, तब फिर थोड़ा सा और आगे मसला है, तो उसे नहीं डील कर रहे। तो आपका एक क्वेश्चन हो गया यहां पर, एक आप ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं CGL में और स्टेनो में भी आजकल आ सकते हैं, आते रहते हैं किसी ना किसी एग्जाम में SSC के तो या बैंक के। तो आप ये पढ़ते रहिएगा, एक एक एरर हम रोज डील करा करेंगे, रोज का मतलब वीडियोस में, और आप उसको थोड़ा सा एक आइडिया बनाओगे। ठीक है, खुश रहिएगा बच्चों और स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।